हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा द चोजन वन और आई ऑफ द स्टॉर्म मूवी का। द चोजन वन एक वेब सीरीज है और आई ऑफ द स्टॉर्म एक मूवी है और ये दोनों चीजें आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी। टाइम स्टैम्प्स मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आपको जो भी रिव्यू देखना हो जस्ट वन क्लिक एंड वॉच इट। सबसे पहले द चोजन वन, ये एक शो है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगा। इसमें है टोटल 6 एपिसोड जो कि है 40 to 50 मिनट्स ईच और इस शो का जॉनरा है माइथोलॉजिकल फैंटेसी ड्रामा। तो कहानी शुरू होती है जोडी नाम के एक बच्चे से जो कि 12 साल का है और इस बच्चे को एक दिन अचानक से एक्सीडेंट के बाद पता चलता है कि इसके पास जीसस क्राइस्ट जैसी पावर्स हैं। उसके बाद जोडी निकल पड़ता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन एडवेंचर पे। तो ये था इस शो का ओवरऑल साइनॉप्सिस। और प्लीज यार, जो भी लोग इसको स्ट्रेंजर थिंग्स से कंपेयर कर रहे हैं ना, प्लीज डोंट। ये शो स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा बिल्कुल नहीं है। और जो लोग ये बोल रहे थे कि हमको वाइब आ रही है, नहीं, वाइब्स गलत है आपकी, नहीं आ रही वाइब्स। अगर आपको इस शो का कहीं से भी कंपैरिजन करना है तो वो सिर्फ एक ही शो से हो सकता है, मसाया। स्टोरी लाइन बिल्कुल सेम है दोनों की, बस मसाया में जो हीरो होता है ना वो आपको पूरा एडल्ट मिलेगा और इसमें जो लड़का है वो 12 साल का है और दोनों के एंड में आपको प्लॉट ट्विस्ट मिलेंगे। मसाया वाला जो प्लॉट ट्विस्ट था वो मैं कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया और द चोजन वन वाला जो प्लॉट ट्विस्ट है अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो आप प्रेडिक्ट कर लोगे। सो दैट वाज इट। बाकी ओवरऑल एंगेजमेंट अराउंड 40%, क्योंकि जितनी भी चीजें इस शो में दिखाई है वो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे शोज में देख रखा है। जैसा कि पानी पर चलना, पानी की बॉटल्स को वाइन में बदल देना, दूसरों के घावों को ठीक करना और मरे हुए को जिंदा कर देना, ये सब मैंने बहुत बार देख लिया भाई। और एक चीज जिससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, जिसमें मुझे कोई सेंस नहीं मिला, वो था इस शो का एस्पेक्ट रेशियो। चलो आई एग्री कि 1999 में आपके पास एचडी कैमरास नहीं थे और उस वक्त की स्क्रीन्स के हिसाब से 4:3 का जो रेशियो था वो परफेक्ट था। तो उस टाइम की जो सीन्स है वो इन लोगों ने इस तरीके से फिल्माए हैं, विच इज फाइन। बट हम जैसे ही जंप करके पास्ट में जाते हैं, यानी कि 1999 का भी पास्ट, यानी कि 1987 में, तो इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज होकर फुल एचडी बन जाता है। तो एक तो ये वाला लॉजिक मेरे पूरे ऊपर से निकल गया कि यहाँ पर इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया। इंटरेस्ट वाइज ना आपको बहुत बिट्स एंड पीसेस में आपको इस शो में इंटरेस्ट आएगा और काफी जल्दी चला भी जाएगा। ये चीज मैंने पहले भी बोल दी थी, वापस बोल रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो आप पहले ही एपिसोड में इसका प्लॉट ट्विस्ट प्रेडिक्ट कर लोगे। अब भले ये पूरी की पूरी स्टोरी ली गई है ग्राफिक नॉवल से जिसका नाम है अमेरिकन जीसस, बट स्टिल मुझे उतना मजा नहीं आया जितना कि स्ट्रेंजर थिंग्स से लोग इसको कंपेयर करके मजा ले रहे हैं। इसके अलावा स्टोरी में बहुत सारे प्लॉट होल्स छूट गए हैं और स्क्रीन प्ले की बात मैं इस बार एंड में करूंगा। बाकी एक्टिंग वाइज सभी कलाकारों की एक्टिंग अच्छी थी, कोई भी एक्टर आपको आउट ऑफ प्लेस या आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखेगा, सो नो कंप्लेंट्स। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर वर ओके, बट लास्ट एपिसोड में दीज टू वर रियली गुड। इस शो के डायरेक्टर हैं एवरार्डो गाउट, जिन्होंने 2 साल पहले एक मूवी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था द फॉरएवर पर्ज। तो इनका काम ओवरऑल ठीक था, बट एक वो चीज होती है ना कि एक डायरेक्टर अपने काम से व्यूअर्स के दिल और दिमाग में एक छाप छोड़ता है, तो वो चीज मुझे फील नहीं हुई। और फाइनली इस शो में किस सीन्स मिलेंगे, गालियां मिलेंगी, न्यूड सीन्स नहीं है, सेक्स सीन्स नहीं है। और इस शो को देखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। पहला एपिसोड देखो पूरा, दूसरा और तीसरा एपिसोड आप देखो फॉरवर्ड कर करके, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद 4th और 5th को स्किप करके डायरेक्ट लास्ट एपिसोड पे जाओ और फिर 6th एपिसोड पूरा देखो और वो आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स हाउ बैड द स्क्रीन प्ले वाज। बहुत सारे स्कोप्स छोड़े गए हैं कि इसका सीजन 2 आएगा, लेकिन अब वो नेटफ्लिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीजन 2 आएगा या नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री बहुत ही खराब रही है कि वो अच्छे शोज को कैंसिल कर देता है। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि नेटफ्लिक्स का जो टॉप मैनेजमेंट है वो गोबर सूंघ के नशे करता है। बट एनीवे, मेरी साइड से इस शो को 2 out of 5 फाइनल वर्डिक्ट। ये शो आपके लिए एक डिसेंट सा वन टाइम वॉच हो सकता है, बट उसमें भी 2 कंडीशंस हैं। एक, अगर आपको मैथोलॉजिकल फैंटेसी शोज पसंद है तो, और दूसरा, अगर आप लोग मैथोलॉजी फैंटेसी शोज में बहुत नए हो तो। अगर ये दोनों कंडीशंस आप पे फिट बैठती है तो ही मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये शो देखो। बट अगर मैं इस बार का रिकमेंडेशन दूं तो मेरे हिसाब से आपको द मसाया देखनी चाहिए। दैट वाज अ ग्रेट शो, इनफैक्ट वेरी वेल रिटन एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, जिसको कि नेटफ्लिक्स ने कैंसिल कर दिया। द मसाया अगर आपको पसंद आए तो नीचे लिखते हुए जाना अच्छा रिव्यूअर, और अगर नहीं पसंद आए तो गाली भी मार सकते हो। बट एक चीज की गारंटी मैं देता हूं कि द मसाया इज एक्चुअली फार बेटर देन दिस शो। तो ये हुआ द चोजन वन का रिव्यू। तो अब बात करते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म मूवी के बारे में। ये मूवी आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। इसका जॉनरा है वायरस आउटब्रेक ड्रामा और इस मूवी का रन टाइम एग्जैक्ट 2 घंटे का है। ये मूवी ओरिजिनली ताइवान कंट्री की है, तो ये मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ मैंडरिन लैंग्वेज में अवेलेबल है, बट डोंट वरी, इंग्लिश सबटाइटल्स आपको मिल जाएंगे। अब कहानी शुरू होती है एक बहुत ही नॉर्मल से दिन पे, जहां ताइपेई हॉस्पिटल के 2 लोगों को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक है डॉक्टर जिसकी शिफ्ट खत्म होने वाली होती है और ये काफी एक्साइटेड है अपनी बेटी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। दूसरा है एक नर्स जिसकी शिफ्ट जस्ट अभी शुरू हुई है और वो डेली रूटीन के हिसाब से अपने पेशेंट्स को चेक कर रहा है। इतने में हॉस्पिटल में लग जाता है लॉकडाउन बिकॉज ऑफ सार्स वायरस आउटब्रेक। अब ना तो बाहर वालों को मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है और ना ही अंदर वालों को मालूम है कि यहाँ लॉकडाउन क्यों हुआ है। तो ये था स्टोरी का ओवरऑल जिस्ट, बट इसके साथ साथ मैं कुछ डिटेल्स आपको रिव्यू में देता रहूंगा। तो देखो गाइस, अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डेड हिस्ट्री और जो डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स मुझे मिले इंटरनेट पे वो मैंने पढ़े, तो उनके अकॉर्डिंग शुरुआत में ऐसा ही लग रहा था कि इनका जो पहला पेशेंट है, सार्स वायरस का पहला जो पेशेंट है वो इसी हॉस्पिटल में, और अब ये चीज स्टोरी में भी बिल्कुल वैसी ही दिखाई है। एंड नाउ इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम जहां पर इनको इस पेशेंट जीरो को ढूंढना है। पेशेंट जीरो यानी कि द मेन सोर्स ऑफ वायरस, या फिर इस पिरामिड का टॉप वाला बंदा जो कि ज्यादातर केसेस में मर जाता है। तो इसको ढूंढना और पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी वायरस आउटब्रेक का सबसे क्रूशियल कड़ी जिसको बोलते हैं वो पेशेंट जीरो होता है, और स्टोरी में इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बात की है। फिर इसके बाद आता है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट, कि इस पेशेंट जीरो ने और कितने लोगों को इन्फेक्ट किया होगा और कितने डॉक्टर्स और नर्सेज उनके कॉन्टैक्ट में आए होंगे, और फिर उन सब लोगों को एक साथ मिलकर क्वारंटीन करना चाहिए। फिर ये सब भी दिखाया कि इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट क्या है, कितने लोगों को हुआ, कितने लोग मर चुके हैं और कितने लोग अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और ये सब देखते हुए ना मतलब मुझे बहुत रॉ फीलिंग आ रही थी, क्योंकि इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक वायरस जो कि अफ्रीका में जन्मा है वो ताइवान तक पहुंच सकता है, और इसमें भी इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली ये वायरस क्या है और इसको कैसे ट्रीट करना है। मतलब ये पेशेंट जीरो के पीछे जितनी भी भागदौड़ दिखाई है ना, ये आपका दिल ऐसे निचोड़ देगी है। बट देयर आर अ लिटिल मोमेंट्स जहां पर कि आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है यार, बट देन देयर आर लिटिल मोमेंट्स जहां पर आपको थोड़ी सी हैप्पीनेस और होप मिलेगी। इसके बाद इस मूवी में ये भी दिखाया कि बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज ऐसे भी थे जिन लोगों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, और इन लोगों ने मना कर दिया कि हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे। दे ऑल वर लाइक कि हम मरना नहीं चाहते हैं, हमको जाने दो। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखो ये लॉजिकल भी लगता है, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये लॉजिकल नहीं भी है। और ये पूरा कॉन्वर्सेशन अपने इन दो जो हीरोज जिनकी मैं शुरू में बात कर रहा था ये दोनों करते हैं, जहां पर ये जो हीरो है, जो डॉक्टर है, इसका यही मानना है कि भाई मुझे जाने दो, जबकि जो नर्स है वो बोलता है कि मैं यहीं पर हूं और मैं सबको ट्रीट करूंगा। अब इस मूवी का नाम मैंडरिन में यी क्वी है, और यी क्वी शब्द का मतलब होता है सैक्रिफाइस, और इस मूवी में भी एग्जैक्टली हमें यही चीज दिखाई गई है, ऑल दोज पीपल हु गेव देमसेल्व्स अवे, यानी कि वो लोग जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अब ये पूरी घटना एक्चुअली 20 साल पहले हुई थी, बट अगर आप लोग ये आज देखोगे तब आपको ये आज उतनी ही रिलेटेबल लगेगी। और इस मूवी के ऑपरेशन वाले सीन्स, भाई साहब, मोस्टली मूवीज में ऐसा दिखाते नहीं है कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है, वो लोग कैमरा एंगल्स ही इस तरीके से सेट करते हैं कि कभी किसी का हाथ बीच में आ जाता है, बट इस मूवी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन सीन्स बहुत ज्यादा रॉ है, मतलब इन लोगों ने पूरा दिखाया अच्छे से कि कौन सा बॉडी पार्ट ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कभी टाके लगा रहे हैं, कहीं पर ब्लड भर जाए तो उसको कैसे पंप आउट करना है, और जब पंप काम नहीं करे तो लिटरली एक सीन में डॉक्टर ने अपना पूरा हाथ ऐसे अंदर डाला है और ब्लड को ऐसे बाहर निकाला है। मतलब इस पॉइंट पे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, अगर आप लोगों का दिल कमजोर है मत देखना है मूवी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो इस मूवी की कास्ट जो है वो काफी ज्यादा एक्सटेंडेड है, बट आपको हमेशा मेन स्क्रीन पर ये दो लोग दिखेंगे, एक डॉक्टर और एक ये नर्स, और इन्हीं दोनों का काम मूवी में सबसे दी बेस्ट है। और बाकी की कास्ट ने भी बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सिनेमेटोग्राफी वाज फाइन, बट बैकग्राउंड स्कोर वाज हॉरिबली परफेक्ट। पियानो ट्यून्स को आप सिर्फ सैड मोमेंट्स दिखाने के लिए यूज कर सकते हो, बट आप लोग पियानो ट्यून्स को हॉरर इफेक्ट्स में नहीं यूज कर सकते। बट जस्ट वेट टिल यू वॉच दिस मूवी, जहां पर भी आप लोग स्लो पियानो की ट्यून सुनना शुरू करोगे तब आप लोग समझ जाना कि आपका दिल बैठने वाला है। सोच लेना कि नाउ यू आर बीइंग सक्ड इनटू अ डीप डार्क होल, और यहां से बाहर आप तभी निकलोगे जब आप मूवी को खत्म कर लोगे। इसके अलावा देखो एक दो चीजें मैं आपको थोड़ी सी और बताना चाहता हूं जो कि होपफुल और अच्छी हैं। इट्स नॉट ऑल डार्क एंड स्कैरी, जिसमें से एक छोटी सी कहानी है इस टैक्सी ड्राइवर की जिसको एक बच्ची मिल जाती है जिसकी मॉम उससे बिछड़ जाती है, तो इनके सीन्स देखकर आपको थोड़ा सा रिलीफ फील होगा। और एक ये लव स्टोरी है जो कि बिट्स एंड पीसेस में आपको अच्छी लगेगी। और यार ये तो चलो ठीक बात है कि मैंने यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करके रखा है तो इसका ट्रेलर जो था वो मुझे मिल गया। बाकी इस मूवी के अराउंड मुझे कोई मार्केटिंग नहीं दिखी, और नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग टीम तो पता नहीं भाई कौन सा ही गोबर सूंघ के नशा करती है। मतलब स्टार स्टडेड कास्ट होगी ना तो ये वर्ल्ड टूर कर लेंगे, और जहां पर भी अच्छे कंटेंट दिखाने की बात आ गई वहां पर कुछ भी नहीं, सब गायब। ये सेम चीज इन लोगों ने कोहरा के टाइम पर भी की थी और इस मूवी के टाइम पर भी। बट अब खैर चलो रिव्यू पर वापस आते हैं। फाइनली इस मूवी में कोई सेक्स सीन्स नहीं है, न्यूड सीन्स नहीं है और कोई गालियां नहीं है, बट इसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो कि 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। और इस मूवी का रन टाइम 20 मिनट तक थोड़ा कम किया जा सकता था, बट खैर मेरी साइड से इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप लोगों को वायरस आउटब्रेक जैसे मूवीज देखना पसंद है तो ही आप ये मूवी देखो। बाकी ये मूवी जो लोग एंटरटेनिंग पर्पसेस के लिए देखने का सोच रहे हैं प्लीज डोंट। और लास्ट में ये मूवी देखने के लिए आप में थोड़े से गट्स होने जरूरी हैं। और इसी के साथ आज का रिव्यू मैं यही खत्म करता हूँ। ये दोनों रिव्यूज अगर आपको हेल्पफुल लगे, लॉजिकल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक बी ऑसम, बाय बाय।